Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss about orthodontic diagnosis. Orthodontic diagnosis deals with recognition of the various characteristics of malocclusion. It basically involves the collection of data and the collection of data in a systemic manner to help in identifying the nature and the causes of the problem. Orthodontic diagnosis should be based on scientific knowledge combined at times with clinical experience and common senses. इस डायग्नोसिस में हमारे पास केस हिस्ट्री आती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अदर डायग्नोस्टिक एड्स आते हैं जैसे कि स्टडी कास्ट हो गया, रेडियोग्राफ्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, इंट्राओरल एंड एक्स्ट्राओरल दोनों एग्जामिनेशंस हो गए, जो कि फर्दर आगे स्लाइड्स में आएंगी तो एक्सप्लेन करेंगे. Comprehensive orthodontic diagnosis is established by clinical implementation called diagnostic aids. अब वो जो क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि किसी भी ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, इसको हम डायग्नोस्टिक एड्स कहते हैं और उसी डायग्नोस्टिक एड्स के ज़रिए हम ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस करते हैं. अब ये ऑर्थोडोंटिक एड्स दो किस्म के हैं, एक है एसेंशियल डायग्नोस्टिक एड्स, दूसरा है सप्लीमेंटल डायग्नोस्टिक एड्स. एसेंशियल डायग्नोस्टिक एड्स ये हमारे पास वो एड्स होते हैं जो कि एसेंशियल होंगे, जो कि कंपल्सरी कंसिडर किया जाएगा फॉर ऑल केसेस. मीन्स कि ये एड्स जो कि नीचे लिस्टेड है ये तो हमारे पास होंगे ही होंगे फॉर ऑल केसेस, बट फॉर दिस अगर हमें और भी डायग्नोसिस के लिए किसी और एड्स की ज़रूरत पड़े तो हम उसको फिर सप्लीमेंट्री से उठा सकते हैं. हमारे पास जो एसेंशियल डायग्नोस्टिक एड्स है उसमें केस हिस्ट्री आ जाता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, स्टडी मॉडल्स, सर्टेन रेडियोग्राफ्स, पीरियपिकल रेडियोग्राफ, इसमें बाइट विंग आता है, पेनोरामिक आते हैं, इसके अलावा जो फेशियल फोटोग्राफ्स है वो भी ज़रूरी है. तो ये सारे जो पाँच एड्स है ये हमारे पास एसेंशियल होते हैं. फिर सप्लीमेंटल की तरफ आते हैं तो सप्लीमेंटल दे आर सर्टेन एड्स दैट आर नॉट एसेंशियल इन ऑल केसेस. जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि एसेंशियल ये ऑल केसेस में इम्पॉर्टेंट होंगे, बट सप्लीमेंटल्स में इट में भी कि जो लिस्टेड है नीचे इनमें से किसी एक की ज़रूरत पड़े, दो की पड़े, तीन की पड़े या बिल्कुल पड़े ना. तो ये प्रूव डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है कि जब तक हमारी डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं हो जाएगी हम इस एड्स को यूटिलाइज करेंगे. दे मे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स दैट एन एवरेज डेंटिस्ट मे नॉट पोसेस. द सप्लीमेंटल डायग्नोस्टिक एड्स इंक्लूड स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफ्स जिसमें सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ्स आते हैं, अक्लूजल इंट्राओरल फिल्म्स आते हैं, सेलेक्टेड लेटरल जाव्यूज आते हैं, कॉन शिफ्ट टेक्निक्स आ जाती हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एग्जामिनेशन आती है अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम मस्कुलर एक्टिविटीज़ को भी एग्जामिन करें. तो ये सप्लीमेंट्री एड्स हैं. हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ से इसके अलावा एंडोक्राइन टेस्ट आते हैं, एस्टिमेशन ऑफ बेजल मेटाबॉलिक रेट्स, डायग्नोस्टिक सेटअप, अक्लूजोग्राम, ये सारे वो एड्स हैं जो कि सप्लीमेंटल्स है और इसकी अगर ज़रूरत पड़े तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रॉपर डायग्नोस्टिक ऑफ ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स. अब आते हैं केस हिस्ट्री की तरफ. सबसे पहले केस हिस्ट्री इन्वॉल्व्स लिस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट एंड पेरेंट्स टू एड इन ओवरऑल डायग्नोसिस ऑफ द केस, जिसमें आपको ओवरऑल डायग्नोसिस के लिए आपके पेशेंट से, पेरेंट्स से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है जो कि इम्पोर्टेंट होता है. अब इसमें पहले आते हैं पर्सनल डिटेल्स. अब पर्सनल डिटेल्स में आप नेम पूछते हैं फॉर द प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. फिर आती है एज, ये भी इम्पोर्टेंट है. ये आप हर एक सब्जेक्ट में आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एज हो गया, जेंडर हो गया, इसके अलावा एड्रेस ऑक्यूपेशन हो गया, चीफ कंप्लेन हो गया, जो कि ये एक पार्ट होता है आपको प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग में. तो ये सारी चीज़ें आपने पहले डिस्कस भी किए, इस स्लाइड्स में लिखी भी है, आप फिर अपने लिए देख लें. मेडिकल हिस्ट्री हो गई, इसके अलावा डेंटल हिस्ट्री, पास्ट डेंटल हिस्ट्री आ जाती है, इसके अलावा प्रीनेटल हिस्ट्री आ जाती है और पोस्टनेटल हिस्ट्री भी आ जाती है. प्रीनेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री में मैं बता दूं कि इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द टाइप ऑफ डिलीवरी, कि मदर की प्रेगनेंसी के दौरान कंडीशन क्या थी और इसके अलावा जो डिलीवरी हो गई थी वो
किस किस्म की डिलीवरी थी। अगर कोई फोर्सिव डिलीवरी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको फिर वो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम का पता चल जाता है। फोर्सिव डिलीवरी में आपको टीम जे इंजरीज के चांसेस होते हैं, टीम जे इंजरीज के चांसेस होते हैं, एंड दैट कैन रिजल्ट इन मैंडिबुलर ग्रोथ रिटार्डेशन। तो फिर जो डिफिशिएंट और रिटार्डेड ग्रोथ होता है मैंडिबल की, तो वो बिकॉज ऑफ दिस इंजरीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ड्यूरिंग डिलीवरी ये होता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स लिए हो जिसका इफेक्ट आता हो, या इसके अलावा कोई ऐसी डिजीज़ या इन्फेक्शन काज हो गया हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि जर्मन मीजल्स हो गया, इट कैन रिजल्ट इन द कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द चाइल्ड, तो फिर कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ काज कर सकते हैं। फिर पोस्टनेटल आते हैं, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ फीडिंग, प्रेजेंस ऑफ हैबिट्स एंड ऑन द माइलस्टोन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि पैराफंक्शनल हैबिट्स भी एग्जिस्ट करती है, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इन द केस ऑफ मालक्लूजन। तो पोस्टनेटल हिस्ट्री भी आपने देखनी होगी। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि हमने कहा था कि क्लास 2 क्लास 3 ये ऐसे मालक्लूजन है जो कि कंजेनिटल कंडीशंस होते हैं, सच एज इसके अलावा ये फेमिलियर टेंडेंसी रखते हैं ये कंडीशंस। इसके अलावा जो और कंजेनिटल कंडीशंस है जैसे कि क्लिफ लिप हो गया, पैलेट हो गया, ये इनहेरिटेड होते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री भी आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड करनी होगी। फिर जर्नल एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। तो फिर इसमें जर्नल एग्जामिनेशन जब आप करते हैं उसमें हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, द वे ऑफ पर्सन वॉक्स कि किस तरह वो वॉक करते हैं। आपने पोस्चर्स को भी फिर देखना होगा कि पोस्चर्स इसकी क्या है। A way of person stands. Abnormal postures can predispose to malocclusion due to the alteration in the maxillomandibular relationship. जब maxillomandibular relationship डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली आपके पास फिर malocclusion काज होता है। बॉडी बिल्ड्स, जिसको हम बॉडी फिजिक्स भी कहते हैं। अब बॉडी फिजिक्स 3 टाइप्स के हैं, एस्थेटिक, प्लेथोरिक एंड एथलेटिक्स। एस्थेटिक ये थिन फिजिक होता है, और जब थिन फिजिक होता है तो उसके साथ आपके डेंटल आर्चेस भी नैरो होते हैं। प्लेथोरिक्स में ये ओबेज होते हैं, मींस ये ओबेज होते हैं और इसके जो डेंटल आर्चेस होते हैं वो लार्जर होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। एंड एथलेटिक्स में ये नॉर्मल बिल्ट होता है, नॉर्मल फिजिक्स होते हैं, एंड नीदर थिन नीदर ओबेज, नॉर्मल साइज, और उसके डेंटल आर्च भी नॉर्मल साइज के होते हैं। तो ये 3 टाइप्स की बॉडी फिजिक्स होते हैं। फिर शिल्डर ने उसको क्लासिफाई किया बॉडी बिल्ड्स को। उसने कहा कि एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक मींस कि टाल होता है और थिन फिजिक होता है। फिर मीजोमॉर्फिक में वो एवरेज फिजिक्स की तरफ जाते हैं। जब एवरेज फिजिक्स आपके पास होगा तो आपके पास डेंटल आर्चेस भी एवरेज होंगे। जब टाल होगा और थिन होगा तो डेफिनेटली नैरो डेंटल आर्चेस पोसेस करेंगे। एंडोमॉर्फिक में ये शॉर्ट होता है, ओबीज होता है। जब ओबीज होता है तो उसके डेंटल आर्चेस वाइड होंगे। फिर तो इसकी जो बॉडी फिजिक्स होती है, या चाहे वो ये आप ये क्लासिफिकेशन ले लें या इसे प्रीवियस क्लासिफिकेशन ले लें, दोनों क्लासिफिकेशन में आपका उसका एक इफेक्ट होता है, बॉडी फिजिक्स का एक इफेक्ट होता है आपकी ओरल एंड मैंडिबुलर मैक्सिलरी रिलेशनशिप पे या डेंटल आर्च की नेचर पे। एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में हमने कहा कि दोनों एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, इंट्रा ओरल भी और एक्स्ट्रा ओरल भी। इस सेशन में हम एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे। एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में शेप ऑफ द हेड देखते हैं, मीजोसेफेलिक, डोलिकोसेफेलिक एंड ब्रेकियोसेफेलिक। ये 3 क्लासिफिकेशन है। मीजोसेफेलिक मीन्स एवरेज शेप ऑफ द हेड पोसेसेस नॉर्मल डेंटल आर्चेस। डोलिकोसेफेलिक में लॉन्ग एंड नैरो हेड आ जाता है। जब नैरो हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपके आर्चेस भी साथ साथ नैरो होता जाएंगे। एंड ब्रेकियोसेफेलिक में ये ब्रॉड होता है, शॉर्टर होता है। तो उस ब्रॉड और शॉर्टर की वजह से आपकी जो डेंटल आर्चेस होते हैं वो भी ब्रॉड हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अब ये वाइड है तो उसके डेंटल आर्चेस भी डेफिनेटली वाइड होंगे। ये लॉन्ग है तो उसके डेंटल आर्चेस भी नैरो होंगे एंड टाल भी है। ये आप देख लें तो ये एवरेज है, मीजोसेफेलिक, डोलिकोसेफेलिक एंड ब्रेकियोसेफेलिक। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। फेशियल फॉर्म्स की तरफ आते हैं। फेशियल फॉर्म्स भी 3 टाइप्स हैं। मीजोप्रोजोफिक, मीजोप्रोजोपिक में ये एवरेज होता है और उसकी जो फेशियल फॉर्म होता है, फेस होता है, वो भी नॉर्मल होता है। फिर आता है यूरिप्रोजोफिक। यूरिप्रोजोफिक में फेस ब्रॉड होता है और शॉर्ट होता है। एंड लिप्रोजोफिक में
लॉन्ग फेस होता है एंड लॉन्ग होता है बट नैरो होता है। जिस तरह कि हमने हेड की शेप्स के बारे में बताया, सेम लाइक फेशियल फॉर्म्स भी है। ये 3 टाइप्स हैं। फेशियल साइमेट्री, ये सारी चीज़ें हम एक्स्ट्राओरल एग्जामिनेशन देखते हैं। The patient facial symmetry is examined to determine disproportion of the face in transverse and vertical planes. Facial symmetry में हम disproportions को observe करते हैं। disproportion means कि वन साइड और दूसरी साइड में या तो वो एवरेज होंगी, नॉर्मल होंगी, या उसमें एक साइड में proportion इंक्रीज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। Gross facial symmetry can occur as a result of congenital defects, hemifacial atrophy or hypertrophy, and unilateral condylar ankylosis and hyperplasia। ये वो कंडीशन है जिसके रिजल्ट्स में हमारे पास फेशियल साइमेट्री डिस्टर्ब होता है या डिसप्रोपोर्शंस आ जाता है। फेशियल प्रोफाइल, द फेशियल प्रोफाइल इज एग्जामिन्ड बाय व्यूइंग द पेशेंट फ्रॉम द साइड। अगर आप साइड से देख ले तो आपको फेशियल प्रोफाइल आप एग्जामिन कर सकते हैं। द फेशियल प्रोफाइल हेल्प्स इन डायग्नोसिस द ग्रॉस डिविएशन ऑफ मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशनशिप। जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, इस चाहे वो इंट्राओरल एग्जामिनेशन हो या एक्स्ट्राओरल एग्जामिनेशन हो, सो हमारा फोकस होता है कि हम प्रॉपरली डिटरमाइन कर ले और एग्जामिन कर ले और डायग्नोस कर ले उस डेविएशन को जो कि मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशनशिप में आती है। उस डेविएशन को हम फोकस कर रहे हैं। द प्रोफाइल इज असिस्ट बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग 2 रेफरेंस लाइंस। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 2 रेफरेंस लाइंस हैं। एक लाइन वो a line joining the forehead and the soft tissue point A। ये सॉफ्ट टिश्यू पॉइंट ए कहाँ पर होगा? डीपेस्ट पॉइंट इन कर्वेचर ऑफ द अपर लिप। अपर लिप का जो टिप होता है वहाँ तक आप फोरहेड से लेकर एक इमेजिनरी लाइन जब ड्रा करें अपर लिप की डीपेस्ट पॉइंट तक, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ए से लेकर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द पोगोनियन मीन्स द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द चिन तक। मीन्स कि आप एक लाइन को इंटरसेक्ट कर दें, ड्रा कर दें फोरहेड से लेकर चिन तक, तो उसमें दोनों पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। एक पॉइंट आपका फोरहेड से लेकर आपके अपर लिप की जो पार्ट है, डीप पार्ट है, उस वहां तक आ जाएगी, और दूसरा इंक्लूडिंग द ए पॉइंट चिन का जो इंटीरियर पार्ट होता है वहां तक एक लाइन ड्रा कर दे, तो ये दूसरा पॉइंट। तो इसी फेशियल प्रोफाइल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें फिर 3 चीजें आ जाती है आगे। एक, या तो आपका प्रोफाइल स्ट्रेट होगा, या कन्वेक्स होगा, या कनकेव होगा। स्ट्रेट प्रोफाइल में द 2 लाइंस फॉर्म्स नियरली स्ट्रेट लाइन। ये जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट प्रोफाइल है। वहां से लाइन ड्रा होकर यहाँ तक आ गई, ये ए पॉइंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये बी पॉइंट। तो ए बी पॉइंट आपके पास दोनों स्ट्रेट होंगे। कन्वेक्स प्रोफाइल में क्या होता है? द 2 लाइंस फॉर्म एन एंगल विद कनकेविटी फेसिंग द टिश्यू। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, और ये हमारे पास क्लास 2 डिवीजन 1 मालक्लूजन में होगा। क्लास 2 में क्या होगा कि आपका मैक्सिला फॉरवर्ड होता है, ड्यू टू दिस प्रोग्नेटिज्म, मैक्सिलरी प्रोग्नेटिज्म, इसके रिजल्ट्स में आपके पास एक कन्वेक्स फेशियल प्रोफाइल बन जाता है। एंड उसके अपोजिट पेयर क्लास 3 में आपके पास कनकेव बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैंडिबल फॉरवर्ड होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर कनकेव बनता है। कनकेव में द 2 रेफरेंस लाइंस फॉर्म एन एंगल with convexity towards the tissue. This type of profile is associated with the prognatic mandible। जब आपके पास मैंडिबल की प्रोग्नेटिज्म हो गई, या मैंडिबल फॉरवर्ड हो गया हो, या रेट्रोग्नेटिक मैक्सिला हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये बन जाता है, कनकेव प्रोफाइल बन जाता है। फेशियल डाइवर्जेंस की तरफ आते हैं। अब फेशियल डाइवर्जेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। Facial divergence is defined as anterior or posterior inclination of the lower face relative to the forehead। मीन्स कि ये लोअर थर्ड की बात हो रही है। इस लोअर थर्ड की इंक्लाइनेशन देखते हैं, इस पॉइंट की इंक्लाइनेशन देखते हैं, और उसकी रिलेशन फिर देखते हैं टू द पॉइंट ए। मीन्स सिंपल वर्ड्स में पॉइंट बी की इंक्लाइनेशन को देखते हैं और उसकी रिलेशन देखते हैं टू द पॉइंट ए, मीन्स के लोअर पार्ट की। इसमें फिर आ जाती है 3 किस्म की डाइवर्जेंस आती है। एंटीरियर डाइवर्जेंट क्या चीज़ है? A line drawn between the forehead and the chin is inclined anteriorly toward the chin। अब एंटीरियर में क्या कि आपकी ये चिन फॉरवर्ड हो जाता है, तो जब भी लाइन ड्रा होती है तो ये पॉइंट उसके साथ अगर कोरिलेट कर ले तो ये पॉइंट एंटीरियर की तरफ होता है,
फॉरवर्ड की तरफ होता है, जैसे कि क्लास 3 आप ले ले तो क्लास 3 में ही आपके पास एंटीरियर डाइवर्जेंट आता है। फिर पोस्टीरियर डाइवर्जेंस, अ लाइन ड्रा बिटवीन द फोरहेड एंड द चिन स्लैंट्स पोस्टीरियरली टुवर्ड द चिन। ये आप देख ले इस लाइन को और इस लाइन को, तो ये जब आपके पास डिफिशिएंट ग्रोथ ऑफ मैंडिबल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर पोस्टीरियर डाइवर्जेंट आता है, क्योंकि ये पॉइंट पोस्टीरियर की तरफ होता है। एंड straight or orthognathic means the line between the forehead and the chin in a straight are perpendicular to the floor। अब ये लाइन आप देख लें तो ये लाइन दोनों में बिल्कुल स्ट्रेट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली पोजीशन पर है। अब ये जब स्ट्रेट सेम पोजीशन पर होगा तो ये स्ट्रेट होगा, अगर इससे ये एंटीरियर की तरफ जाएगा मीन्स कि अगर मैंडिबल फॉरवर्ड जाता है तो ये फिर एंटीरियर डाइवर्जेंस में, अगर मैंडिबल रिड्यूस होता है या रिटार्डेड ग्रोथ होता है तो फिर वो posterior divergence में चला जाता है। The facial divergence is to a large extent influenced by patient ethnic and racial background। तो ये different areas की different position होते हैं, जैसे कि चाइनीज पाकिस्तानी से अलग है, उसमें ये इस तरह के changes आ जाते हैं। Assessment of antero-posterior jaw relationship, it can be assessed clinically, means कि ideally maxillary skeletal base is 2 to 3 mm ahead of mandibular skeletal base when the teeth are in occlusion। जब आप प्रॉपर occlusion करते हैं तो आपका मैक्सिला ये 2 to 3 mm फॉरवर्ड होता है। वो क्यों? तभी आपके पास प्रॉपर occlusion बनता है। अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे होता तो फिर ये एंड टू एंड ऑन एंड रिलेशन में होता। ठीक है। एस्टिमेशन इज डन बाय प्लेसमेंट ऑफ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर एट द सॉफ्ट टिश्यू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली। अगर आप उसको एस्टिमेट करना चाहते हैं तो आप जिस तरह कि हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी मीन्स की लिप्स की अपर साइड और लोअर साइड, लिप्स अपर लिप की साइड पे और लिप की बिलो, आप उस पॉइंट को ये 2 फिंगर्स रखें तो आपको नीचे अगले डायग्राम में समझ आ जाएगी। इन स्केलेटल क्लास 2 पेशेंट द इंडेक्स फिंगर इज एंटीरियर टू द मिड लाइन टू द मिडल फिंगर आर द हैंड पॉइंट्स अपवर्ड। जब क्लास 2 पेशेंट होगा तो इसमें जब आप उसमें ये 2 फिंगर्स रखेंगे तो आपका ये जो हैंड होगा ये अपवर्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने उसको टच करना है। जब पॉइंट्स को आप टच करेंगे तो आपका हैंड डेफिनेटली ऊपर की तरफ चला जाएगा। इन स्केलेटल क्लास 3 पेशेंट द मिडल फिंगर इज अहीड, ये मिडल फिंगर पर अहीड होगा और एंड द 4 फिंगर आर द हैंड पॉइंट्स डाउनवर्ड। जब आप उसको टच करेंगे तो क्लास 3 में आपका ये हैंड डाउनवर्ड की तरफ चला जाएगा। एंड इन पेशेंट विद क्लास 1 द स्केलेटल पैटर्न द हैंड इज एट एन इवन लेवल, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, जैसे कि ये हो गया तो ये इवन लेवल पर है तो ये स्ट्रेट है। ठीक है, ये आप देख ले तो इसमें ये डाउनवर्ड की तरफ आ गया क्योंकि ये क्लास 2 कंडीशन है। तो इस तरह इसमें जो एंटीरो पोस्टीरियर जा रिलेशन है वो उसमें ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मली आपके पास 2 to 3 mm मैक्सिला फॉरवर्ड होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ये इसमें जो डेविएशन आती है या डिस्प्रोपोर्शन आती है या कोई एबनॉर्मेलिटीज आती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर या तो हैंड आपका एंटीरियर की तरफ मींस अपवर्ड की तरफ जाएगा या डाउनवर्ड की तरफ जाएगा या इवन पोजीशन पर होगा। इस तीनों डायग्राम में ये देखिए, इसमें ये अपवर्ड की तरफ चला गया, ये हैंड आप इसमें देख लें। इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट फेशियल प्रोपोर्शंस, फेशियल प्रोपोर्शंस को देखते हैं। A well proportioned face can be divided into 3 equal vertical thirds using 4 horizontal planes at the level of the hairline, the supraorbital ridge, the base of the nose, and the inferior border of the chin. Within the lower face, the upper lip occupies a third of the distance, while a chin occupies the rest of the face. नॉर्मली अगर हम देख ले तो हमने फेस को 3 में डिवाइड करना है। 3 में ये देखिए आप, ये अपर थर्ड हो गया हेयर लाइन से लेकर ये ऑर्बिटल सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस तक, ये एक प्रोपोर्शन हो गया जो कि 1/3 आता है। फिर इस एरिया से लेकर नोज के जो लोअर बॉर्डर होता है यहाँ तक, ये जहाँ पर ये आईज वगैरह आ जाते हैं, ये नोज एंड आईज आते हैं, ये भी 1/3 होता है, ये मिडिल थर्ड हो गया। एंड नोज से लेकर चिन तक ये लोअर थर्ड हो गया। फिर इस लोअर थर्ड को भी 2 में डिवाइड किया गया। लिप की अपर लिप से लेकर नोज की जो लोअर पार्ट है वहाँ तक 1/3 आ जाता है। फिर लिप से लेकर चिन की जो पॉइंट है, चिन पॉइंट तक, ये हमारे पास 2/3 आ जाता है। 1/3 अपर लिप से नोज तक और फिर लोअर लिप से लेकर चिन तक ये 2/3 होता है। तो लोअर थर्ड भी फिर 2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द लिप्स,
The upper lip covers the entire labial surface of the upper anteriors except the incisal two-third. The lower lip covers the entire labial surface of the anterior and 2 to 3 mm of the incisal edge of the upper anteriors. अपर लिप जो होगा वो पूरे इंटायर एंटीरियर टीथ को कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट 2 to 3 mm ऑफ द इंसाइजल एज को कवर नहीं कर रहा है और लोअर लिप जो होगा वो लेबियल सरफेस को पूरा कवर कर रहा है बट एंड साथ साथ जो कि अपर 2 to 3 mm इंसाइजल एज था जो कि अपर लिप ने कवर नहीं किया था वो भी साथ साथ कवर कर रहे हैं. ये नॉर्मल कंटूर होता है. ठीक है. अब कॉम्पिटेंट इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो उसमें कॉम्पिटेंट लिप कौन सा होता है. द लिप आर इन स्ट्रेट स्लाइट कंटेक्ट व्हेन मस्कुलर आर मसल्स आर रिलैक्स्ड. जब मसल्स रिलैक्स होता है तो ये लिप्स एक दूसरे के साथ स्लाइड कांटेक्ट में आ जाते हैं. ये नॉर्मल होता है, कॉम्पिटेंट लिप होता है. इनकॉम्पिटेंट लिप्स मीन्स जब इनकॉम्पिटेंसी आती है तो ये बात जहन में रख ले कि इनकॉम्पिटेंसी दो चीज़ों की वजह से आती है. या तो वो रिड्यूस मस्कुलर एक्टिविटीज़ की वजह से या आपकी डेंटल इंक्लाइनेशन और एंटीरियर इंक्लाइनेशन की वजह से आती है. तो इनकॉम्पिटेंट लिप्स दोनों कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है. दे आर मॉर्फोलॉजिकली शॉर्ट लिप विच डू नॉट फॉर्म अ लिप सील इन अ रिलैक्स स्टेट. हाइपोटोनिक लिप जिसको हम कह सकते हैं. A lip seal can only be achieved by active contraction of perioral and mentalis activity. जब ये इन मसल्स में perioral और mentalis activity रिड्यूस हो जाए तो उसमें प्रॉपर फिर लिप सील नहीं बनता जिसको हम इनकॉम्पिटेंट लिप कहते हैं. एक ये कंडीशन हो गया. दूसरा कंडीशन पोटेंशियल इनकॉम्पिटेंट लिप का ये होता है दे आर नॉर्मल लिप्स. नॉर्मल होते हैं बट दे फेल्स टू फॉर्म अ लिप सील ड्यू टू द प्रोक्लाइंड अपर इंसाइजर. जब आपके अपर इंसाइजर प्रोक्लाइंड हो जाते हैं तो लिप सील नहीं बनता या आपके पास ओपन बाइट आ जाते हैं. मीन्स कि पोटेंशियल इनकॉम्पिटेंट लिप मीन्स कि ये डेंटल इरेगुलरिटीज की वजह से हो. एवर्टेड लिप दे आर हाइपरट्रोफाइड लिप्स विद वीक मस्कुलर टोनिसिटी. जब मस्कुलर टोनिसिटी रिड्यूस हो या वीक हो तो फिर एवर्टेड लिप इसको कहते हैं और प्रॉपर लिप सील नहीं बनता. तो ये चार क्लासिफिकेशन है इसमें. एक इसमें है कॉम्पिटेंट, फिर इनकॉम्पिटेंट, फिर पोटेंशियल इनकॉम्पिटेंट लिप एंड एवर्टेड लिप. एग्जामिनेशन ऑफ द नोज. द नोज टू अ लार्ज एक्सटेंट कंट्रीब्यूट्स टू अ एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ फेस. डेफिनेटली बात है कि एक एस्थेटिक अपीयरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं. नोज साइज. नॉर्मली द नोज इज 1/3 ऑफ द फेशियल हाइट. जो मिडिल थर्ड होता है ना, मिडिल थर्ड उसका 1/3 नोज ने कवर किया होता है. जैसे कि हमने प्रोपोर्शंस में कहा अपर थर्ड, मिडिल थर्ड और लोअर थर्ड. मिडिल थर्ड में आपके आईज और नोज आते हैं तो मिडिल थर्ड का जो 1/3 एरिया है ना वो नोज ने कवर किया होता है. नेजल कंटूर. द शेप ऑफ द नोज कैन बी स्ट्रेट, कन्वेक्स और क्रोक्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द नेजल इंजरीज. शेप नॉर्मली स्ट्रेट होता है, कन्वेक्स होता है और ये अगर कोई नेजल इंजरीज आ जाते हैं तो इस कंटूर में फिर चेंजेस आ जाती है. नोस्ट्रिल्स दे आर ओवल एंड शुड बी बायलैटरली सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल होंगे, ओवल शेप होंगे. अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती है या स्टीनोसिस हो जाते हैं तो नोस्ट्रिल्स में इंडिकेट्स इम्पेयर्ड नेजल ब्रीथिंग. तो इसके रिजल्ट में फिर नेजल ब्रीथिंग इफेक्ट हो सकता है. एग्जामिनेशन ऑफ चिन. मेंटोलेबियल सल्कस. Mentolabial sulcus क्या चीज़ है? Basically this is the concavity which is seen below the lower lip. Deep mentolabial sulcus is seen in class 2 division 1 malocclusion. आप ये देख सकते हैं ना, ये वही mentolabial sulcus है. अब ये डीप भी हो सकती है, शैलो भी हो सकता है. अगर हमारे पास क्लास 2 कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में ये डीप होगा. ठीक है. Mentalis activity. Normally mentalis is not active at the rest position but it may be hyperactive in class 2 division 1 cases. class 2 division 1 cases में आपके पास ये इसकी एक्टिविटीज इंक्रीज हो सकती है. chin position and prominence. prominent chin is usually associated with class 3 malocclusion क्योंकि प्रोग्नेटिज्म होता है मैंडिबुलर, इसकी वजह से ये और भी प्रोमिनेंट होता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डीप मेंटोलेबियल सल्कस एंड हाइपर एक्टिविटी मेंटालिस सीन इन क्लास 2 डिवीजन 1 मालोक्लूजन. जिस तरह कि हमने कहा क्लास 2 डिवीजन 1 मालोक्लूजन हो तो ऐसी कंडीशन में फिर ये आपके पास ये डीप बनेगा. नेजोलेबियल एंगल.
It is the angle formed between the lower border of the nose and a line connecting the intersection of nose and the upper lip with the tip of the lip. आप देख सकते हैं कि ये एंगल है जिसको हम नेजोलेबियल एंगल कहते हैं, मीन्स कि ये नोज के लो बॉर्डर और टिप ऑफ द लिप, अपर लिप, इसके दरमियान ये एंगल बनता है। और नॉर्मली ये एंगल 110 डिग्री का होता है, 110 डिग्री का होता है। इट रिड्यूसेस इन पेशेंट विद प्रोक्लाइंड अपर इंसाइजर्स आर प्रोग्नेटिक मैक्सिला। जब आपके पास क्लास 2 कंडीशन हो तो क्लास 2 कंडीशन में ये इसका जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन, यहाँ तक एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन था। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ सेशन अबाउट ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस।